नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और अब वक्त हो चला है एक चैनलिंग का। तो आज की चैनलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्पेशल है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो काफ़ी ज़्यादा रो रहा है और मेरे हुडी की स्लीव को बुरी तरीके से खींच रहा है। तो इस बच्चे को हम यहीं पे, ये बच्चा उठ चुका है अब, ये शैतान बच्चा। हमें इस मासूम सी एनिमल एनर्जी को अपने पास ही रखना है। नहीं, अभी नहीं। क्या कानू? तो आइए दोस्तों, देखते हैं टैरो क्या कहता है। आई विल बी यूजिंग टैरो इंट्यूटिव रीडिंग प्लस माई ओन डेक जो मैंने बनाया है। 1000 कार्ड्स हैं जिसमें काफ़ी सारे कार्ड्स, इनफैक्ट 1000 से ज़्यादा हैं। तो पहला कार्ड आया है हायरोफैंट। मुझे पता है ये रीडिंग बहुत अद्भुत होने वाली है और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बनाऊंगी फिर, क्योंकि काफ़ी दिनों से है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे माइंड में ये चल रही है चैनलिंग, इसका डाउनलोड मुझे बार बार मिल रहा है। द एम्परर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैस्कुलिन कार्ड्स तो हैं ही, लेकिन साथ में बैलेंस का भी आया है अभी तक। थोड़ी सी शफलिंग की ज़रूरत है। द स्टार, वन मोर वेरी पावरफुल कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। तो अब तक हम ये देख रहे हैं कि ये जो रीडिंग है ये मेजर अरकाना कार्ड्स से रूल की जा रही है। एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ मैं, सेलिब्रेशन। 3 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कॉन्फिडेंस एंड रूट चक्रा बैलेंसिंग। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टिकल एनर्जीज फील हो रही है। तो दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है आपकी हायरोफैंट की एनर्जी से। इस रीडिंग में मुझे दिखाया जा रहा है कि यूनियन की एनर्जी है, और कई लोगों के केस में हम इसे मैरिज की एनर्जी भी बोलते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं डेफिनेटली जो उभर के आ रहे हैं जिनकी संसारिक विवाह भी हो सकती है, यानी कि संसारिक शादी हो सकती है जिनकी। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दिए जा रहे हैं जिनकी हो सकता है या तो पहले संसारिक शादी हो चुकी थी, लेकिन अब जाके उनको कितने सालों के बाद, कुछ लोगों के लिए तो बहुत सालों के बाद, उनको इस शादी का एक आध्यात्मिक मीनिंग समझ में आ रहा है। यानी कि मैंने अपने इंग्लिश चैनल में उस दिन बोला था कि बुद्ध भगवान ने भी ट्विन फ्लेम जर्नी का एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पहले वो बुद्ध नहीं थे, वो एक क्राउन प्रिंस थे, सिद्धार्थ गौतम जिनका नाम था, और एक वो मैरिड व्यक्ति थे जिसका एक बच्चा भी था। लेकिन उनके जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे, और उनको सब कुछ जानना था, उनको सत्य जानना था, उनको रहस्य का पता लगाना था। तो उस रहस्य को पता लगाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया। उनको ऐसा लगा कि जब तक मैं त्याग करके नहीं चला जाता हूँ तब तक मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाऊँगा ढंग से। तो अब आप सोचिए दोस्तों, ना जाने कितने साल बीत गए, उन्होंने कितनी कठिन तपस्या करी, सब कुछ किया, उसके बाद वो बुद्ध बने। लेकिन बुद्ध भगवान के पीछे जो वो वाइफ थी जिसने अकेले उस बच्चे को पाला, जो अपने पति से प्यार करती थी, वो चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी या कह सकती थी कि ठीक है मेरे पति तो अब मंक बन गए, तो मैं अब भिक्षु की तो कोई पत्नी होएगी नहीं, तो ठीक है मैं अपना जीवन अपने तरीके से व्यापन कर लेती हूँ। वो भी आफ्टर ऑल एक अच्छी खासी खूबसूरत महिला थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो वेटिंग एनर्जीज़ में रही, उन्होंने वेट किया, इंतज़ार किया। उसके बाद न जाने कितने साल बीत गए और भगवान बुद्ध को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपनी पत्नी के पास वापस जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए फ़ेस टू फेस, 1-on-1, और उनको ये समझाना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण था उनके लिए उस वक्त चले जाना। अब अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी के हिसाब से देखते हैं तो बुद्ध भगवान ने यहाँ पे एक रनर
फ्लेम का कैरेक्टर प्ले किया है, जो कि उस रिलेशनशिप को छोड़ के चला जाता है। उस वक्त भी कलयुग का समय ही था, लेकिन आज के जैसी सिचुएशन नहीं थी जहाँ पे कैजुअल सेक्स, टिंडर, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज़ चलती हैं। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहता था कि मैं तप करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो वाकई में उसे मीन करते थे। लोग जंगलों में जाते थे, तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे। गुरुकुल सिस्टम तभी भी प्रेवलेंट था। हाँ, थोड़ा बहुत समाज में डिस्टॉर्शन था, जिसको बुद्ध भगवान ने अपने तरीके से काफ़ी ठीक किया था, उसमें योगदान किया था। और बुद्ध भगवान को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि ठीक है, मैंने मंक हुड तो ले लिया है, लेकिन एनलाइटेंड मैन से भी बात नहीं बनेगी। सोचो, ये जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसमें किसी को इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा कि हमें पूर्णतया से हम एनलाइटेंड हो गए, लिबरेटेड हो गए, उससे भी नहीं है। ये वो जर्नी है जिसमें हम सिर्फ वॉलंटियर करने आए हैं, और अपने एनलाइटेंड होने के बावजूद कुछ महीनों तक कहते हैं ऐसा कि बुद्ध भगवान, वर्षा ऋतु आई तो उन्होंने उसका वर्षा ऋतु को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, उनको सब कुछ समझ में आ गया, सारी पूर्व जन्मों की स्मृति उनको आ गई। पर उसके बाद उन्होंने कहा अब तो मेरा यही जीवन है और ये मेरी एज है। उनको सब पता चल गया था, चाहूँ तो मैं ऐसे ही अपना पूरा जीवन निकाल सकता हूँ इस नॉलेज के साथ और इस लिबरेशन के साथ, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना था, तो उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। और इसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध को मिला था, जो तपस्या का फॉर्मेट या सरेंडर टू सोर्स, अब तो आज की जो बुद्धिज़्म है वो बहुत डिफरेंट है। और इनफैक्ट ऐसा कहते भी हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने समय में ये बोला था कि उनके जाने के बाद, उनके मरने के बाद कोई भी रिलीजन उनके नाम पे नहीं बनना चाहिए। ये उनकी एक कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग विश थी, और उन्होंने फिर भी इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर दिया था कि मेरे जाने के 500-600 साल तक सब नॉर्मल जैसे चल रहा है चलेगा, उसके बाद इसके ऊपर भी एक रिलीजन बन जाएगा, और जो असली मैं बताना चाह रहा हूँ शायद वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। और फिर 2000 साल के बाद जो ये मेडिटेशन की जो एक तरीका है, स्वाध्याय का तरीका है, इनर वर्क का तरीका, ये फिर से वापस आएगा, जो कि अभी का समय है। इनर वर्क में बुद्ध जी का भी, बुद्ध भगवान का भी एक योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक रिलेशनशिप में थे, उनका एक बेटा था, और जब वो अपनी वाइफ के पास वापस जाते हैं, ऐसा उनकी कथाओं में है, जब वापस जाते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मैंने जो भी किया वो इसलिए किया, ये रीज़न था, वो मुझे करना ही पड़ा, और मेरा ये जन्म इसी चीज़ के लिए था। तो उनकी वाइफ ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी अपना सब कुछ किया, मैंने अपने बच्चे को अकेले पाला, मैं तुम्हारी ही पत्नी बन के रही, तुम भिक्षु बन गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं भिक्षुनी नहीं बनी, मैंने संसार में रह के ही इस चीज़ को प्राप्त किया। उनकी वाइफ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। अब उनका बेटा बड़ा हो गया था, और उनके बेटे को भी उन्होंने फिर वही चीज़ दी, और उनके बेटे भी आगे जाके एक भिक्षु बन गए। मतलब उस समय पे बौद्ध ऐसा शब्द था नहीं, क्योंकि तब बुद्धा अलाइव थे, और उनके हिसाब से भी बुद्ध बनना खाली उनकी मोनोपोली नहीं थी, और भी बुद्ध हुए हैं। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम हैं, इन्होंने एक अलग तरीके से सेवा करी, एक अलग तरीके से वॉलंटियरिंग करी, क्योंकि वो ये समझ गए थे कि सिर्फ और सिर्फ एनलाइटेंड होना ज़रूरी नहीं। तो बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो ऑलरेडी एनलाइटेंड है, लिबरेटेड है, फिर भी वो प्लैनेट अर्थ पे बार बार आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सब सर्व करने आते हैं, और एक स्कूली सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे लोग अपनी मर्ज़ी से लेसन सीखते हैं। तो धीरे धीरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते ही हैं इस जर्नी में, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलौकिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आप समझ नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं धीरे धीरे आप समझते हो, लेकिन वो बहुत तरीके से होते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में कुछ हो गया, एक ही झटके में ऐसा हो गया वैसा हो गया, धीरे 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 धीरे, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, इसको भी ठीक से हमें चलाना होता है इनर वर्क में। धीरे धीरे करते करते गुत्थी जो है वो सॉल्व होती जाती है, और ये जो चैनलिंग है, ये उसी गुत्थी को सॉल्व करने वाली चैनलिंग मुझे नज़र में आ रही है। तो मैंने भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था, क्योंकि मुझे पता है कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल, ट्विन फ्लेम जो है वो शिव शक्ति की जर्नी है, यानी कि वो मैस्कुलिन और फेमिनिन की जर्नी है, वो मैस्कुलिन और फेमिनिन के बैलेंस की जर्नी है। कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है, पर इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ समय सॉलिट्यूड में, यानी कि एकांत में बिताना ही पड़ता है। अब ऐसे भी कपल्स हैं जिनके लाइफ पार्टनर्स इस पृथ्वी पे अब नहीं है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो
पास ऑन कर चुके हैं। तो वो शायद अगर वो जीवित होते उनके पार्टनर्स, तो इस तरीके से उनका इनर वर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति हमारे सामने होता है तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वैल्यू, उसकी प्रेजेंस नहीं समझ में आती उस तरीके से, यानी कि इनर वर्क के फॉर्मेट में। तो किसी किसी के साथ इस तरह से होता है कि वो प्रेम में पड़ते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, उसके बाद एक सेपरेशन के फेज से गुजरते हैं। यानी कि आपने तो अपनी तरफ से सच्चा प्यार किया है, अब दूसरे इंसान ने किया या नहीं किया, उसको समझा या नहीं समझा, ये उसकी जर्नी नहीं है, ये उस बात की जर्नी कि आपने किया। अब आपको उसको अच्छे से समझना है कि सेपरेशन में आप क्या करोगे। उस इंसान ने आप पे तोहमत लगाई तो आप क्या करोगे, आपकी इमेज खराब हो गई तो आप क्या करोगे। और ये आज का ज़माना है, यहाँ पे लोग पार्टनर्स यूं बदलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब चाहे तो रातों रात बदल सकते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं नार्सिसिस्टिक और एम्पैथेटिक सिचुएशन वाला सीन, जिसमें उनके नार्सिसिस्टिक पार्टनर उन्हें अचानक से कहते हैं कि यू हैव बीन रिप्लेस्ड बाय समवन, यानी कि आपकी जगह मेरे जीवन में अब कोई और आ गया है या आ गई है। वो एक हार्ट अटैक की तरह लगता है, वो उनको ऐसा लगता है कि उनके पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया है। वो जो बिट्रेयल की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है उसमें, और साथ ही साथ उनको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा धोखा। लेकिन फिर वो रिलेशनशिप उनका ऑलरेडी एक टर्मोइल से गुजर रहा होता है, कुछ सालों से ऐसा लग रहा होता है कि बहुत ही अप एंड डाउन चल रहा है, रनर चेजर डायनामिक चल रही है, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं आता। और अचानक से पता चलता है कि भाई उनकी लाइफ में कोई और आ गया। इससे आपको एक, कई लोगों की मैं बात कर रही हूँ, हर किसी का सेम फॉर्मेट नहीं है, कई लोगों को ऐसा फील होता है कि यार उनमें क्या कमी रह गई, उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया सामने वाले व्यक्ति के लिए जो उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसे बहुत से नार्सिसिस्टिक केसेस मेरे पास आए हैं जिसमें बाद में उन्हें पता चलता है कि वो जो रिप्लेसमेंट है वो तो उनकी लाइफ में पहले से ही थी, कहीं ना कहीं किसी दोस्त के रूप में या किसी जान पहचान के रूप में। मतलब नार्सिसिस्टिक पर्सन ने आपको ऐसे इंस्टेंटली रिप्लेस नहीं किया होता है, उनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से वो बेस्ट ऑप्शन को उस वक्त चूज़ कर लेते हैं कि उनको लगता है कि अब मेरा तो समय आ गया, क्योंकि वो सांसारिक पैटर्न में चल रहे हैं, यानी कि उनकी एज हो जाती है या उनके घर वालों का प्रेशर आ जाता है या कोई बहुत ही बढ़िया मटेरियलिस्टिक स्टैंड पॉइंट से ऑफर आ जाता है जहाँ पे धन की बड़ी प्राप्ति हो रही होती है, धन वर्षा हो रही होती है, या स्टेटस सडनली बढ़ने वाला होता है, सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। तो वो कहते हैं यार यही ऑप्शन सही है, कहाँ मैं इन सब चक्करों में पढ़ूँ, चलो छोड़ो, ट्राई करके देख लिया। या हो सकता है उनको टाइम पास भी करना है, मज़े भी करना है। तो ऐसे में कई केसेस ऐसे होते हैं जिनको कि अकेले जाना ही पड़ेगा, अब वो चाहें ना चाहें, क्योंकि उनके मन में प्रेम की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस इंसान से दूर होने के बाद भी उसका इंतज़ार करते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान रियलाइज़ करेगा, शायद वो करेगा, वो करेगा, बट वो नहीं करता। वो देख रहे सोशल मीडिया पे उनकी हैप्पी फ़ोटोज़, वेकेशन फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़। कईयों के केस में तो इतना तक हो जाता है कि देखते देखते सामने वाले के बच्चे पैदा हो जाते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं, पर उनके मन में फिर भी एक फीलिंग होती है कि शायद ये इंसान कभी ना कभी मेरे पास आएगा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब जितनी जल्दी इस शायद वो व्यक्ति मेरे पास आएगा वापस से निकल सको तो आप निकल जाओ, ठीक है। ये हो गए दो वो केसेस जिसमें मैंने लाइफ एंड डेथ के बारे में बताया, और ये जो एकदम से धोखा होता है। फिर कुछ केसेस ऐसे हैं दोस्तों जिसमें कोई बैक स्टैबिंग या बिट्रेयल नहीं होती है, लेकिन एक हेल्पलेसनेस, पावरलेसनेस, एक वीकनेस होती है, जिसमें कि कपल के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में एक बड़ी ही जेन्युइन सामाजिक प्रॉब्लम आ जाती है, सोशल स्टेटस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, चॉइस से रिलेटेड, या कोई ना कोई ऐसी बात उठ के आती है जिससे एक व्यक्ति का दिल बहुत टूट जाता है। अच्छा, मे बी दूसरे दोनों का ही टूटता हो, दूसरे का भी टूटता हो, लेकिन बात होती ही कुछ ऐसी है कि वो डिसाइड करते हैं कि हम इसमें कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन मन में उनको हमेशा ये लगता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति बेटर होता या इस सिचुएशन को स्ट्रांगली हैंडल करता, या दूसरा व्यक्ति मेरी इज्जत करता या मेरे लिए स्टैंड लेता या लेती, तो कितना अच्छा होता। इस तरह के थॉट्स उनको आते हैं। तब कार्मिक सिचुएशन कुछ और भी हो सकती है, कोई जॉब भी हो सकती है, शिफ्टिंग इनटू अनदर सिटी हो सकती है, या फिर पारिवारिक कलेश इतना बढ़ जाता है कि लगता है कि यार अलग ही हो जाए तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, ऐसी तो ज़िंदगी से तो अच्छा दूर ही रहें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की वॉर होती है, तो अपने आप ही एक सेपरेशन का फेज़ आ जाता है। ये भी हो सकता है कि इस सेपरेशन के फेज़ में कोई कार्मिक रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ पे कोई धोखेबाजी, जालसाजी नहीं होती, यहाँ पे बस सिचुएशनल चीज़ ऐसी हो जाती है
कि इंसान को लगता है कि यार ऐसी चीज़ में रहने से तो अच्छा है भाई कुछ और ही कर लो। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब इस तरह की भी सिचुएशंस होती है तो कार्मिक रिलेशनशिप पैटर्न या कार्मिक कनेक्शंस भी आगे जाके वो बनते नहीं हैं ढंग से, क्योंकि मेन चीज़ तो लेसन है ना, प्यार का लेसन, अनकंडीशनल लव का लेसन है। तो वो कार्मिक के थ्रू मिलता है, कार्मिक कनेक्शन के थ्रू, कार्मिक रिलेशनशिप के थ्रू मिलता है। और कई लोग जो बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, जो हर्मिट स्टेज में हैं, अपना अकेले रहते हैं, एकांतवास में रहते हैं, बहुत डीप इनर वर्क कर रहे हैं, उनके साथ तो ऐसी सी सिचुएशंस होती हैं कि उनको लिटरली ये लगने लगता है कि यार ये है संसार और ये है प्रभु का प्यार। अब तुमको संसार चाहिए या प्रभु का प्यार, क्योंकि संसार तो तुम्हें सिर्फ रुलाएगा ही। और ये वो वाले आंसू है जिसमें ना तो खुशी है, ना तो भक्ति है, ना तो कुछ प्राप्त हो रहा है। ये एकदम ही बंडल आंसू हैं जो कि आपको सिर्फ स्ट्रेस दे रहे हैं, नेगेटिविटी दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। कुछ भी हो सकता है कि ज़्यादा पैसों की चाह हो सकती है, कोई करियर ऑप्शन हो सकता है जो आपको लगता है वाओ ये मेरा ड्रीम है, लेकिन जब आपका ड्रीम पूरा हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है एक धोखा है, एक इल्यूजन है। इससे तो अच्छा मेरी अपनी ज़िंदगी अच्छी थी, या जो मैं कर रहा था या कर रही थी वो बहुत मच बेटर था। ऐसा भी मैंने देखा है कई केसेस में लोगों के साथ हो जाता है कि उनका कोई बहुत ही बढ़िया सोशल स्टेटस से रिलेटेड सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वो बहुत एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लेते हैं, लेकिन जब वो उस शिखर पे पहुंच जाते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनको कोई खुशी नहीं महसूस होती। वो कोई बड़ी चीज़ हो सकती है, नेम फेम से रिलेटेड भी हो सकती है, रिकग्निशन से हो सकती है, किसी का कुछ भी सपना हो सकता है, टीवी पे आना, फिल्मों में आना, अखबार में फ़ोटो छपना, या फिर मतलब सोसाइटी में उनका सम्मान होना। और आजकल जो नई बीमारी फैल गई है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होना, फ़ोटोज़ पे लाइक्स मिलना, अच्छे अच्छे कमेंट्स आना, आजकल तो लोग इतनी छोटी छोटी वैलिडेशन के लिए भी दुखी हो रहे हैं, ये सच है। और बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जो समाज है उसका दायरा, जो डिस्टॉर्शन है वो तो बढ़ ही रहा है, और जो समाज के अंदर जो ऑथेंटिसिटी है वो एक अजीब लेवल पे कम होती जा रही है। तो यहाँ पे जो एडवाइस की एनर्जी वो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो ऐसे और इस तरह के और भी केसेस, अगर आपका भी कुछ यूनिक केस है तो आप उसे अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसी या इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से वो फाइनली सॉलिट्यूड में चले गए। देखिए, जब सॉलिट्यूड का फेज स्टार्ट होता है, यानी कि जिसे लोग सेपरेशन कहते हैं, मेरे ख्याल से सेपरेशन थोड़ा डरावना सा नाम है इसका, इसीलिए सरेंडर नाम रखा गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने सेपरेशन बना दिया उसे। सरेंडर ही एकदम सही शब्द है। सेपरेशन सुनने से क्या लगता है, डर लगता है लोगों को कि यार कुछ बुरा होने वाला है, और कई बार वो उस डर में रहते हैं और फिर और हाथ पैर मारते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करते, मतलब लेट गो नहीं करते। फाइनली जब वो सरेंडर कर देते हैं ना, तब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है। और ये जो हायरोफेंट की एनर्जी वो यही है कि उनको एक सेल्फ अप्रूवल मिल जाता है, एक कॉन्फॉर्मिटी होती है, लेकिन वो एक बड़ी हेल्दी कॉन्फॉर्मिटी होती है, यानी कि अच्छी हैबिट्स, समय पे उठना, समय पे खाना। और मान लो कोई वो वॉलंटियरिंग का काम करते हैं, कोई सेवा का कार्य करते हैं, तो सच्चे दिल से सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना, वेल्थ से, फालतू के पैसे कमाने से डिटैच हो जाना, संसार से डिटैच हो जाना, या जो है वो है उसमें खुश रहना। एक सर्टन उनका रूटीन होता है, एक सर्टन लेवल ऑफ लाइफस्टाइल होती है, जीवन की एक शैली उनकी बन जाती है। तो वो कन्फॉर्मिटी अच्छी होती है। यहाँ पे उनको अच्छी एडवाइस मिलने लग जाती है स्पिरिट गाइड से, या उनको मास्टर मिल जाते हैं जिनके नहीं होते। जिनके होते हैं उनको तो खैर वो तो वैसे ही लकी है, जिनके नहीं भी होते उनको भी मिल जाते हैं, उनको सही लोग मिल जाते हैं, या फिर उनको अच्छी काउंसलिंग मिलने लग जाती है, कोई अच्छा हीलर मिल जाता है, अच्छा टीचर मिल जाता है, या फिर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर मिल जाता है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बुक्स, अच्छा कंटेंट भी हमारा वो भला कर देती है कई बार, जो हमारा दुनिया भर की बातों से नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया एनर्जी दिखी है इस टाइप की, जिसमें मुझे ये बता रहा है कि आपके नेचर पे डिपेंड करता है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके नेचर पे और आपकी सिचुएशन पे, और जैसे मैंने बताया अलग अलग चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि ये कार्ड यहाँ पे आपके लिए क्या मीन करता है। मतलब अच्छी एडवाइस, गुड कंपनी, मैरिज, यूनियन, हैप्पीनेस ओवरऑल, एक पीस की भावना, कामनेस, ये क्या मीनिंग है इसका आपके लिए। अच्छा, आजकल हमारी कंट्री में भी, इंडिया में ख़ास तौर से और विदेश में भी
अचानक से जो धार्मिक यानी कि ट्रू धार्मिक की मैं बात कर रही हूँ, रिलीजन की बात नहीं कर रही, उसका एकदम से प्रवाह होने लग गया है। यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर से रिलेटेड कुछ व्लॉग्स मैंने शेयर किए हैं, उनको भी आप देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। स्पिरिचुअल टूर पे जब मैं गई थी अयोध्या के राम जन्मभूमि के, तो कैसे मज़ा आया था। लेकिन आप देखिए हर जगह राम नाम जप रहे हैं लोग, राम नाम के भजन चल रहे हैं। जो लड़के लड़कियाँ रॉक म्यूज़िक में थे वो भी आजकल राम राम के भजन गा रहे हैं, बिकॉज पता है कि आजकल इसी में व्यूज़ आ रहे हैं, ट्रेंड चल रहा है। यही बात मैं और मेरे म्यूज़िक के टीचर आज कर रहे थे और हम बहुत हंस रहे थे इस बात पे कि आजकल तो भाई जिसको देखो जो नहीं भी गा रहा था राम नाम के भजन, वो भी अब आजकल गा रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड भी बन गया है। लेकिन ट्रेंड बने या जो भी बने, एक स्पिरिचुअल माहौल हो गया है। अब देखिए लोग वृंदावन जाने लग गए हैं, फिर से वाराणसी जाने लग गए हैं। अब ऐसी ऐसी सिटीज़ में लोग जाने लग गए। पहले सिर्फ पार्टी करना, गोवा जाना ये महत्व रखता था, लेकिन अब स्वाध्याय करना, इनर वर्क करना, यूथ के अंदर भी वो भावना जाग रही है कि नहीं यार मुझे ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है। काफ़ी सारे लोग दोबारा से वेजिटेरियन बन रहे हैं, काफ़ी लोग तो वीगन बन रहे हैं, एनिमल्स के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक अलग सी हवा चल रही है, और मैं तो कहती हूँ ये और अच्छी होए, इसमें और बढ़ोतरी होए। ये आसान नहीं रहेगा, अब तक का सफ़र बड़ा मुश्किल रहा है 2022 तक का भी, लेकिन अब देखो आगे क्या क्या होता है। काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे इस प्लैनेट पे। कुछ लोगों के लिए इस कार्ड की मीनिंग ये भी हो सकती है कि उनके अंदर एक शक्ति थी, एक पावर थी जो खो गई थी समय में, अब वो शक्ति उनको वापस मिल रही है, जो उन्होंने निगलेक्ट कर दी थी, लॉस्ट हो गई थी किसी तरीके से, किसी कारण से, किसी ट्रॉमा की वजह से। मान लो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत होनहार एकदम स्किलफुल व्यक्ति थे, लेकिन दिल टूट गया, बैक स्टैबिंग हो गई, या गलत व्यवहार की वजह से वो एक केव में चले गए, एकदम दुखी अलग दुनिया में चले गए। तो अब वो दोबारा जाग रहे हैं, उनकी एनर्जी दोबारा जागृत हो रही है। कुछ लोगों के लिए इस कार्ड का ये मीनिंग हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस ऑफ माइंड आपको मिल रहा है। आप चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, यानी कि तकलीफ दे सिचुएशन जो दुनिया की नज़र में हो सकती है, उसमें भी आप हंस सकते हो। मान लो आप रो भी रहे हो, तो वो आपके जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं आपके नेगेटिव कर्मा को बहा के ले जा रहे हैं। आपके जो पाप हैं पूर्व जन्मों के या इस जन्म के भी, जो संचित कुछ कर्म नेगेटिव बैलेंस है, वो भी आपका उन आंसुओं के साथ बह बह के जा रहा है। कुछ लोगों के केस में ये कार्ड भी यूनियन को दर्शाता है, जस्ट लाइक हायरोफैंट। इसलिए मैंने कहा ये रीडिंग बहुत पावरफुल रीडिंग है, जो भी इसको सुनता है और समझता है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट पोलर एनर्जी यानी कि बैलेंस ऑफ फोर्सेस भी इसमें दिखाया जा रहा है। और ये कोई स्ट्रगल वाला नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं किया जा रहा। यहाँ पे एकदम ऑनेस्टी के साथ रिलैक्स होके, आँखों में पट्टी बंधी हुई है, सफ़ेद ड्रेस की वजह से पीस और दर्शाया जा रहा है। पीछे पानी है, ब्लू कलर है, तो पानी क्या होता है, वाटर इज़ वेरी हीलिंग एंड रिलैक्सिंग। और साथ में येलोइश कलर भी है इसमें काफ़ी, और चंद्रमा है, तो बैलेंस ऑफ इमोशंस भी है। तो काफ़ी सारे ये एनर्जी मुझे, काफ़ी सारे पॉइंट्स मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है पिछले कुछ समय में आपको कुछ डिफ़िकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ी थी। उस वक्त आपके लिए बहुत कठिन था उन चॉइसेस को लेना, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था, लेकिन आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लिया, और आज की डेट में आप जहाँ भी हो तो आप इसको रिजॉल्व करो एट प्रेजेंट। लेकिन फ्यूचर ये हो सकता है कि आप डिले मत करो, आप हेजिटेट मत करो। आपके हिसाब से, मैंने कहा ना, जो भी आपकी सिचुएशन है उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको जो सही लगता है, ऊपर वाले को साक्षी मान के अपने सत्यता के साथ आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हो। फिर मेरे को दिखाया गया एक और वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड फ्रॉम मेजर आर्काना, यानी कि एंजेलिक कार्ड। ये एक मैस्कुलिन कार्ड है, और इससे मुझे लोगों की फादर एनर्जी फील हो रही है, मैस्कुलिन इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ में। अथॉरिटी भी मुझे अब ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी अथॉरिटी में जो कमी थी, यानी कि आपको लगता था कि यार मेरी कोई अथॉरिटी नहीं मान रहा, अगर आपको ऐसा लगता हो, आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके पास कुछ पावर्स हैं, गिफ्ट्स हैं, कुछ शक्तियां हैं, या आपके ऊपर जस्ट ग्रेस है। और शक्तियों से मेरा मीनिंग सिर्फ एसोटेरिक नहीं है, कुछ भी आपको, मैंने कहा ना, आपके हिसाब से हो सकता है आपके पास एबिलिटीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, स्किल्स हैं, या फिर आप इन जनरल एक पावरफुल व्यक्ति हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये शिकायत रही है
लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये शिकायत रही कि आपके अपने लोग, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार, आपका जो भी क्लोज नेट सर्कल है, वो ही लोग जो आपसे बहुत क्लोज हैं वो आपकी अथॉरिटी को नहीं मानते, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, या आप कहीं किसी के साथ किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, जो भी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो आप अब एक ऐसे व्यक्ति बन गए हो कि आप बहुत डिटैच हो गए उन बातों से, तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई माने ना माने। इसे कहते हैं अपनी इनर अथॉरिटी को हील करना, यानी कि आपकी खुद की अंदरूनी अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बाहर आपकी कोई अथॉरिटी को मानता है नहीं मानता, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रकृति की भी एक अथॉरिटी है, आपके इमोशंस की भी एक अथॉरिटी है। अगर आप अपने आप को एक सशक्त इंडिविजुअल समझते हो तो आपकी अपनी खुद की एक अथॉरिटी, तो फिर आप लोगों के प्रति कोडिपेंडेंट नहीं होते हो। यानी कि अगर वो आपके साथ नहीं बैठे, आपका साथ नहीं देते, आपको त्याग देते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे आपको दुख पहुंचता है, तो आप अपनी अथॉरिटी में रहते हो कि ठीक है, मेरी वो अथॉरिटी भी है, उस अथॉरिटी के अंडर मैं चलूँगा या चलूँगी, कोई बात नहीं। कोई किसी का आपको स्टैम्प नहीं चाहिए कि आपके आगे सब डांस करें, आपके हाँ में हाँ मिलाएं। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों को तो अब मज़ा आने लग गया है कि जब आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि आपकी कोई बुराई कर देता है या आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर देता है, अब कुछ लोग तो आई थिंक इस लेवल पे पहुंच गए कि कोई आपको कुछ बुरा बोलता है, कुछ नेगेटिव बोलता है, आपकी अवहेलना करता है, आपको गंदा ट्रीट करता है, तो आप वो रिएक्शन नहीं देते जो आप पहले देते थे। अभी आपका ऐसे होगा कि ठीक है, ओके फाइन, यू नो, मतलब रिएक्शन देना आपने बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया है। कईयों का शुरू हो गया है ये जोन में आना, मतलब कई ऐसे हैं जो इस बात को जानते थे, समझते थे, लेकिन फिर भी रिएक्ट करते रहते थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं रिएक्ट क्यों करूं, मैं रिएक्ट करके अपने कर्मा को क्यों बढ़ाऊं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि आपके फादर से जो भी आपको मिली हैं गिफ्ट्स भी मिले हैं आपको अपने पैटर्नल साइड से, और आपको कुछ कर्सेस भी मिले हैं। अब आप श्री राम प्रभु के जीवन को देख लो, उनके जीवन में क्या हुआ था। दशरथ जी ने कोई गलती की थी, श्रवण कुमार को जब गलती से मार दिया था, उनको एक श्राप लगा था, और फिर उस श्राप का फल श्री राम ने भोगा था वनवास जाके। सिर्फ श्री राम ने नहीं, लक्ष्मण जी ने भी भोगा, सीता जी ने भी भोगा, और उधर अयोध्या में सबने भोगा, भरत शत्रुघ्न सब अफेक्टेड हो गए। श्राप मिला किसको था, दशरथ जी को, और भोगा किसने, उनके बच्चों ने। तो कई ऐसे श्राप होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी गलती दशरथ जी की है। श्राप तो विष्णु जी को भी मिले थे, फिर उन्हीं श्रापों को मिक्स करा था और एक उससे एक बनाया कि हाँ इसी वजह से हम धरती पे जाएंगे। विष्णु जी को नारद मुनि ने भी श्राप दिया था। वो एक कहानी है जिसमें कि विष्णु जी एक लेडी को क्रिएट करते हैं विश्वरूपा नाम की, जो बहुत सुंदर होती है, और उसको देख के नारद जी मोहित हो जाते हैं और विश्वरूपा के पीछे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बात नहीं बनती, और वो कहानी अलग है, थोड़ी लंबी कहानी है। अगर आपको सुननी हो तो मुझे बताना, मैं वो कहानी आप सबको ज़रूर सुनाऊंगी। नारद भक्ति सूत्र में मेंशन्ड है ये कहानी। तो विष्णु जी को नारद मुनि ही श्राप देते हैं, जो कि उनके परम भक्त हैं। तो वो श्राप की पूर्ति भी उसी जीवन में होती है। फिर वृंदा जो ऑल्सो नारायण की भक्त होती है, वो भी एक श्राप देती है। तो ऐसे करते करते वो श्रापों की पूर्ति भी करनी होती है, और इधर रावण का अंत करना होता है, रावण का फिजिकली अंत करना होता है, और धर्म के लिए युद्ध करना होता है। तो फिर श्री राम जी जो हैं वो चले जाते हैं धरती पे। अब हम में से बहुत सारे लोगों ने सुना है कि अहिंसा ही हमारा परम धर्म होता है, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसकी सेकंड लाइन है जो इस श्लोक को कंप्लीट करती है, और वो कहती है कि धर्म हिंसा तदैव च, यानी कि हिंसा ना करना एक बहुत अच्छी बात है, अहिंसा में रहना एक बहुत अच्छी बात है, परंतु धर्म के लिए आप हिंसा कर सकते हो, युद्ध कर सकते हो, जो कि महाभारत और रामायण की कहानी से हमें पता चलता है। क्योंकि अगर आप अहिंसा करोगे नहीं तो वो जो राक्षस हैं, वो जो डीमंस हैं, वो तो अपना साम्राज्य फैला ही देंगे, तो उनको रोकने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए। एक और बड़ा अच्छा वेब सीरीज़ है रूमी के नाम से, आप वो देख सकते हैं, ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। उसमें भी इसके बारे में बताया है, क्योंकि एक समय था कि इस तरह के लोग युद्ध करते थे, लेकिन कुछ लोग युद्ध इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको और लैंड चाहिए थी और पैसा फेम चाहिए था। वो युद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव में, अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए करते थे, तो फिर वो हिंसा में काउंट नहीं होती। इनर वर्क में भी ऐसा होता है कि हम कई दफ़े ऐसी सिचुएशन में घिर जाते हैं कि जहाँ पे हमारा बोलना, लोगों से लड़ना, अपनी बात को रखना, थोड़ा बहुत कलेश करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको
वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए। मतलब कि सत्य के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब आपकी फैमिली में और आपके चारों तरफ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा संसारिक हैं, वो इतने संसारिक, इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि उनकी आंखों में पट्टी बंध गई है और वो कुछ भी कर रहे हैं, गलत तरीक़ों से पैसे कमा रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, दे रहे हैं। उनके घरों में बुरी आदतें हैं, शराब पी रहे हैं सारे बैठ के, मिल के पार्टियाँ चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये टोटली रॉन्ग है, मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, करा तो सब ने ही है। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि आपको भी किसी ने समझाया नहीं, आपको भी फिट इन करना था संसार के साथ, क्योंकि ये कूल है पार्टीज़ में जाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, नॉन वेज खाना या सर्टेन तरीके से जीना, एक जीवन शैली है, वो कूल है, वो सब कर रहे हैं तो भैया मैं भी करूँगा या करूँगी। ये आपको सिखाया जाता है ना, आपको कुछ कहता नहीं है, क्योंकि आपको इस समाज में उठना बैठना है, जीना है और जो भी है कूल बनना है, ट्रेंडिंग बनना है, ट्रेंडी बनना है। अब आज की डेट में आप देख लो, आप अगर इंटरनेट पे जाते हो तो कितने सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वासना दिखाई जाती है, कामुकता दिखाई जाती है। मतलब डांस तो भगवान शिव जी भी करते हैं, डांस तो अप्सराएं भी करती थी, लेकिन डांस में अभद्रता, फूहड़ता, गंदगी, लस्ट, ये सब कुछ लोग डाल रहे हैं और उसी पे उनका व्यापार चल रहा है। तो क्या ये सही है? अगर वो एक अच्छी संस्कारी फैमिली से आते हैं, अब संस्कारी का मतलब ये तो नहीं कि हम सब धोती कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, रुद्राक्ष पहन के बैठे, नहीं, हम ये इतना एक्सट्रीम में भी नहीं जा रहे हैं। हम संस्कार को यहाँ पे कह रहे हैं बैलेंस में रहना। आज के युग में हम जैसे बेस्ट रह सकते हैं वैसे रहना। तो अगर फैमिली में कोई संस्कारी लोग होंगे, ढंग के लोग होंगे, तो वो समझाएंगे कि बेटा ये जो आप अपनी बॉडी का इतना प्रदर्शन कर रहे हो, फ्लैश दिखा दिखा के कूद रहे हो, इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आप बिजनेस करोगे, आप इसको वैलिडेशन के रूप में देखते हो, इससे आपको लाइक्स, फॉलोअर्स, व्यूज़ मिलेंगे, क्या मिलेगा इससे आपको? आप क्यों कर रहे हो? ये बोलने वाले आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं, तो जो बोल रहे हैं वो बहुत अमेजिंग है। तो इनर वर्क करने से ये भी होता है कि आपको कई बार अपने ही लोगों के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, ये तो सिर्फ कंटेंट की बात हो गई, रील वील की बात कर रही हूँ मैं। जैसा मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि रिश्वत लेना या देना, कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है आपकी फैमिली में या आपके जान पहचान में जो कि गलत उसूलों पे चल रहा है। अब आप खड़े होकर बोल देते हो कि मेरे को ये सब सही नहीं लगता, आप सही नहीं कर रहे हो, या फिर आप अब उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो अब अपनी फैमिली से या अपने जो भी जिस भी सर्कल में हो, या आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपका ऑफिस भी हो सकता है। मान लो आप एक ऐसे ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, आपको बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई है, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, यहाँ पे सारे गलत उसूलों का प्रैक्टिस किया जा रहा है, को प्रैक्टिस किया जा रहा है, यहाँ पे सही नहीं हो रहा। तो आप कहते हो कि यार मुझे ये नहीं करना, या फिर आप अपनी तरह से सही रहते हो, यानी कि आप उनके साथ मिश्रित नहीं हो रहे हो। बाकी लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिसेस चल रही, लेकिन आप ये सोचते हो कि यार मुझे जितना मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, इसमें मैं खुश हूँ, मैं इनका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ऊपर वाले का एम्प्लॉय हूँ और मैं उसी के अंडर रह के करता हूँ। तो अगर आपको ऐसे इनर वर्क करना है तो आप देखना, धीरे धीरे जब आप सब कुछ सरेंडर करते जाओगे ना सोर्स पे, तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपके चारों तरफ अपने आप बदलने लग जाएंगी। आपके परिवार में बदलेंगी, पहले तो आप में बदलेंगी, और वो समय जो है वो आपको अकेले ही काटना पड़ेगा, आइसोलेशन में या सॉलिट्यूड में या अपने अंतर्मन में। मतलब कि हर इंसान को सरेंडर अलग अलग तरीक़ों से करना पड़ता है, पर सरेंडर का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अद्भुत प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस को वही समझ सकता है जो उस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो अलग अलग तरीके, अगेन रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, मनी वाइज भी हो सकता है। तो जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उसके साथ एक बड़ी अमेजिंग चीज़ हो रही है कि काफ़ी सारी पजल्स सॉल्व हो रहे हैं खुद, और इसमें से कुछ पजल्स बहुत अलौकिक हैं, यानी कि उनका जो फॉर्मेट है वो नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है। आपको बहुत विविड ड्रीम्स आते हैं, आपको बहुत विविड सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं, आपको ऐसे साइंस मिलते हैं, यानी कि आपने अभी मान लो 10 मिनट पहले कुछ बोला या सुबह कुछ बोला, आपने एक सवाल पूछा और आपको उसी सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिलता है। आपको गूज़बम्स हो जाते हैं सुन के, कि ये क्या था या देख के। तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप बहुत ज़्यादा क्लोज होने लग गए हो सोर्स से। आप कोशिश कर रहे हो, इतना परफेक्ट नहीं हम बन सकते, हम बहुत असमर्थ हैं, लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ आने लग जाती हैं, जो कि एक राइट इंडिविजुअल में, एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल में, एक अच्छे इंसान में
अच्छा बुरा तो खैर आपको पता है एक ही है। यहाँ पे अच्छे से मेरा मतलब है एक सच्चा इंसान, सच्चा वर्ड ही सही है। जैसे कि गुरु नानक जी ने वर्ड बनाया था कि वे सच्ची यारा होई कि वो कूड़े टुट्टे पाल। तो सचियारा वर्ड जो है वो गुरु नानक देव जी ने बनाया था। वो अच्छियारा नहीं था, वो बुरा नहीं था, वो दुखियारा नहीं था, वो सुखियारा नहीं था, वो एक सचियारा, सचियारा व्यक्ति जो होता है वो सच में चलने वाले व्यक्ति आप बन गए हो। तो जब आप सच में चलते हो ना तो धीरे धीरे एक पर्दा सा होता है, सांसारिक दुनिया यानी कि मोह माया का पर्दा कहते हैं उसे। सांसारिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच में एक वेल होता है, वो वेल धीरे धीरे हटने लग जाता है। वो वेल एकदम झटके में नहीं हटाएंगे, वो स्लोली स्लोली हटाते हैं, वो धीरे धीरे हटने लग जाता है। तो कई बार अकेले बैठ के भी एकदम अम्यूज़मेंट होती है, लोगों की हरकतें देख के भी अम्यूज़मेंट होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी चल रही होती है लेकिन आपको अम्यूज़मेंट होती है। तो दोस्तों मैं तो इस पर बहुत लंबी लंबी बातें कर सकती हूँ, बट मुझे चैनलिंग पे थोड़ा सा फोकस ही रहना है, उससे दूर नहीं जाना। तो अगला कार्ड जो मुझे दिया गया वो स्टार है, जो कि इन्हीं सारी बातों के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि स्टार में मिस्टिकल एलिमेंट्स भी हैं काफ़ी सारे। यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन योर सेल्फ एंड यू नो योर वर्थ। तो ये स्टार के साथ आया, देखिए ये दोनों कार्ड कितने मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब आपको आपकी वर्थ पता चल रही है और आप, वाओ, अगर आपको आपकी वर्थ पता चल जाती है ना तो आपको धीरे धीरे बहुत कुछ पता चल जाता है। आप सही लोगों के साथ उठने बैठने लग जाते हो, आपको अपने समय की वर्थ पता चल जाती है। आपको लगने लग जाता है कि भाई मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी बेकार की चीज़ों में। अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है तो फिर आप उस जोन में जाओगे नहीं। कई बार क्या होता है, हम किसी को समझा रहे होते हैं, किसी अपने व्यक्ति को जो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, मायने रखता है, हम समझा समझा के थक जाते हैं लेकिन वो इंसान नहीं समझता। बेकार की बहस होती है, बेकार का आर्ग्यूमेंट होता है, रोना धोना होता है, लेकिन आप भी ढीठ वो भी ढीठ वाली सिचुएशन हो जाती है। तो अब अगर आप समझदार हो तो आप खुद ही कह देते हो कि यार मुझे ढीठपना ही नहीं करना, मुझे समझाना ही नहीं है, मैं क्यों समझाऊं किसी को। जिसको जैसे समझना है वो समझ जाएगा, और क्या पता उसको समझा रहा हूँ मैं या रही हूँ मैं, पर समझना मुझे है कि मुझे इतना समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चिल रहना है। तो ये लेसन्स उनके लिए भी हो सकते हैं और आपके लिए भी हो सकते हैं, कोई हम भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक और कार्ड मुझे दिखाया जा रहा है, ये फीलिंग्स आपको दुख देती है। ओ माय गॉड, ये होती है, देखो सामने बैठे बैठे सिंक्रोनिसिटी। अभी मैं यही बात बोल रही थी और ये कार्ड ऐसे ना डब्बे से यूं निकल रहा था बाहर को। ये फीलिंग्स आपको दुख देती हैं, पूरी दुनिया में कोई अपना नहीं लगता। उस वक्त भले ही आपके पास बहुत कुछ है, मतलब वैसे मटेरियलिस्टिकली हो सकता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जो आपके पास हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा कभी कभी अकेला लगता है, लोनली लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है। तो ये सारी फीलिंग्स वैलिड हैं, ये सब सही है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताया जा रहा है कि आप में से दो दो कार्ड्स आ गए क्रिएटिविटी के, मतलब अपने आप ही दो कार्ड साथ में आए। तो मुझे कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा हीलिंग भी दिखाई जा रही है इसके साथ। ये जो नेकेडनेस है ना, ये बड़ी प्योर नेकेडनेस है, ये उस टाइप की नेकेडनेस नहीं है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि इंसान एकदम प्योर ट्रुथफुल जैसा है वैसा बन गया है। तो ऐसे लोगों का सेक्रल चक्रा हील होता है, यानी कि इसमें से जो आप सुन रहे हैं कलेक्टिव रीडिंग में, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बचपन में अब्यूज़ का शिकार हुए हों और उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से उनकी क्रिएटिविटी रुक गई थी। कुछ भी हो सकता है, मान लो वो स्टेज पे जाते थे वो जाना बंद हो गए, मान लो गाना गाते थे गाना बंद कर दिया, नृत्य करते थे डांस करते थे बंद कर दिया, पेंटिंग्स करते थे बंद कर दिया, मतलब कि डरे डरे रहने लगे। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं आस पास के कुछ दिनों में, पिछले 15-20 दिनों में या 1-2 महीने में, इनफैक्ट अक्टूबर से भी शुरू हो सकता है कुछ कुछ लोगों के लिए, अक्टूबर नहीं नवंबर से। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से वो जो पुराना आपका घाव था ना, जो वुंड था अब्यूज़ का, वो ऐसे हरा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने उसको इनर वर्क से कैसे ना कैसे ठीक कर लिया, ये समझ के कि अगर मैंने अब इसको ठीक कर लिया, अब मैंने इसको वो पावर नहीं दी जो मैंने इसको पूरे अपने जीवन दिया है, अब नहीं दी, तो मेरी
मैं आज़ाद हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं लिबरेट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं क्यों यातना सहूँ, मैं क्यों इतना डरूं। तो अब आपने वो डर ही अपने मन से निकाल दे कि भाई जो हो गया, जो बीत गया उसे जाने दो, गो टू हेल वाली चीज़ आपने कर दी है। तो आप में से कई लोगों की क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़िया हो गई है, कुछ ऐसी क्रिएटिव गिफ्ट आपको मिली है, हो सकता है बचपन में आपके अंदर हो पर आपने उसको फॉलो ना किया हो। ठीक है, इफ़ देर वॉज केओस कन्फ्यूजन और ड्रामा देन आस्क योर सेल्फ डू यू डिज़र्व इट। वाओ, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, एग्जैक्ट शब्द थे। तो आपने ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू कर दिया है जब भी आप कहीं ड्रामेटिक सिचुएशन में हो, केओस में हो, कन्फ्यूजन में हो। देयर फीलिंग्स फॉर यू स्केयर्स देम बिकॉज दे आर नॉट श्योर ऑन हाउ टू एक्सप्रेस एंड यूजली होल्ड बैक। अच्छा, ये वो जेन्युइन सिचुएशन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि आप में से कुछ लोग एक ऐसी सिचुएशन में रहे हो जहाँ पे सामने वाले ने आपके प्रेम को समझा ही नहीं। वो आपके प्रेम को देख के, आपके इमोशनल नेचर को देख के, आप एक एम्पैथ हो सकता है वो नहीं है, वो ऐसे डर गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो एम्पैथ्स को बोलते हैं अरे इतना इमोशन मत दिखाओ, अरे चुप रहो, अरे रो मत, अरे बोलो मत, अरे एक्सप्रेस मत करो। और बचपन से ही उनको ऐसे ट्रीट किया गया होता है। जब वो जैसे बचपन में भी कुछ कर रहे होते हैं एक्टिविटी, तो उनको घर वाले बोलते हैं अरे मत करो, जाओ रख दो, जाओ बंद कर दो, शोर मत मचाओ, जाओ पढ़ाई करो। तो वो बंदा या बच्चा जो भी होता है, वो बड़े होकर जब बंदा बंदी जो भी बनती है, तो उसके मन में ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ऐसे बंद के ही रहना। तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो तो होल्ड कर ही रहे हैं। लेकिन मान लो अब आप चेंज होने लग गए, अब आपने बोला अरे वॉटेवर, कोई बात नहीं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, फेमिनिन एनर्जी राइज होने लग गई आपकी, तब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही समय में आपको ऐसे लोग भगवान देते हैं, आपकी जर्नी में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो आपके इसी चीज़ को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो आपको फिर से उसी संसार में ढकेलना चाहते हैं, मतलब अनजाने में ढकेल रहे हैं। हो सकता है वो भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जो आपके साथ हुई है, वो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं खुद को, वो भी आपकी तरह बनना चाहते हैं, वो भी आपकी तरह चिल्ड आउट बनना चाहते हैं, जो भी आप करते हो करना चाहते हैं, पर उनमें वो हिम्मत नहीं है, वो बात नहीं है जो आप में है। तो आपको भी वो रोकते हैं, अरे नहीं नहीं, संसार के बन के रहो, संसारिक हो जाओ, संसार में ही बैठो, अरे भैया ऐसे डरे डरे से घूमो, इधर उधर कंट्रोल्ड रहो, रोबोट बनो, मशीन बन के घूमो। क्यों बन रहे हो इंसान या जो भी आप हो, जो भी डिवाइन बीइंग सोल हो आप। तो इसीलिए आपको वो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। बट स्टार की एनर्जी मुझे बता रही है कि इस रीडिंग में एक भी ऐसा कार्ड नहीं है, एक भी ऐसी बात नहीं आई है अभी तक जो मेरे को दिखाई दी हो जहाँ मैं ये कह सकूँ कि भाई अमेजिंग नहीं हो रहा। यू आर द वन हु हैज़ वन द हार्ट्स ऑफ मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस विद योर तपस्या। वाह भैया, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब कमाल है, बिल्कुल वही जो मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ। तो बिल्कुल अद्भुत एक्सपीरियंसेस आपके साथ होने वाले हैं स्पिरिचुअल लेवल पे। मेरे मन में तो आ रहा है मैं बहुत कुछ बोलूँ आपको, लेकिन मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों को तो शायद आप पर्सनल रीडिंग लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि इतनी डिटेल है इसमें। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि एंड ऑफ द कार्ड में आपका जो मूलाधार है वो भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटेड दिखा रहा है मुझे इसमें। रूट चक्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि क्या क्या हो रहा है देखो, सोलर प्लेक्सस हील होता है, तो जैसे ही कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, वो भक्ति से ही आता है, वो सरेंडर से आता है। ये पूरी ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी बिना सरेंडर के, बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। ये ज्ञान का मार्ग नहीं है दोस्तों, ये भक्ति का मार्ग है, जिसमें अनकंडीशनल लव की, सरेंडर की बातें होती हैं। जब तक वो नहीं होता ना सोर्स इंटीग्रेशन, तब तक तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। वो मुझसे पूछते रहते हैं मेरा यूनियन कब होगा, मेरा यूनियन कब होगा। तो मैं उनको समझाती हूँ फिर कि भाई ये होता है यूनियन, ऐसे होता है यूनियन। और कई लोगों ने तो मुझे ये खुद बोला अपने मुंह से कि अगर यही बात आपने मुझे 1 साल पहले बोली होती ना, तो मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मेरे को खुशी नहीं होती, या मेरे को लगता है ये क्या ही सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। लेकिन अब मैं रेडी हूँ, मेरी डिवाइन टाइमिंग है, तो आज मुझे ये बातें बिल्कुल सही लग रही है। आज से 1 साल पहले आपने मुझे ये बात बोली होती तो मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता या कर पाती। तो मुझे लोगों ने खुद बोला है। तो डिवाइन टाइमिंग का भी अब आपको पता चलेगा। आप में से कई लोगों के साथ सिंक्रोनाइज डिवाइन टाइमिंग होएगी। कई लोगों को तो डेली ऐसा लगेगा, कई लोगों को हर थोड़े थोड़े समय में भी लग सकता है। एक अद्भुत से प्रेम की आपको फीलिंग आपके अंदर आएगी,
एक ट्रू लव आएगा, बहुत ही प्यारा इमोशन आपको फील होगा, आपके आंखों में खुशी के आंसू भी होंगे, ग्रैटिट्यूड के आंसू भी होंगे। अगर आपके शरीर में कोई दुख है, कोई डिज़ीज़ है, कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उस प्रॉब्लम से भागोगे नहीं, आप उसे एक्सेप्ट करोगे। और देखना वो ऐसे एक्सेप्ट करते करते अपने आप छू मंतर हो जाएगी। किसी किसी के केस में, किसी किसी के केस में भोगने का भी है। ऑल्दो ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में जितना मैंने देखा है, जो मेरी रिसर्च कहती है, वो ये भोक्ता भाव से निकलने के लिए इस जर्नी में आए हैं। हो सकता है उनका कोई अपना प्रियजन बहुत देखा उन्होंने उसको तड़पते हुए, तो उसी से उनको बहुत तड़पन महसूस हुई हो, या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जैसे माइग्रेन हो सकता है, स्टमक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई और भी कोई ऐसी चीज़ जिससे वो उनको हो इश्यूज़। लेकिन धीरे धीरे करते करते वो चीज़ उनकी निकल के चली जाएगी बहुत जल्दी। ऑलरेडी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा अब इन बातों से, मतलब उनको लग रहा है कि यार वाई वॉज आई क्रिबिंग सो मच, मैं किस चीज़ के लिए दुखी था या दुखी थी, मैं कंप्लेन क्यों कर रहा था या कर रही थी, मेरे को क्या कमी है, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। उनको अपने जीवन की सारी अमेजिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त। हो सकता है संसार की नज़र से लग रहा होगा कि यार तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, लेकिन संसार कैसे डिसाइड कर सकता है? आपकी खुद की सिचुएशन आपकी खुद की है, आपकी खुद की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी खुद की है। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ आप इस रीडिंग को लीजिएगा। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, कोई सामने वाला बाहर वाला व्यक्ति आपको नहीं बता सकता कि आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो। आपको कोई ये भी नहीं बता सकता कि आपने क्या चॉइस ली और क्यों ली। और अभी जो आपका एट प्रेजेंट जीवन है, आप में से कुछ लोग डिवोर्सी हो सकते हो, कुछ लोग मैरिड हो सकते हो, कुछ हो के बच्चे हो सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं करना चाह रहे, क्योंकि ये भी अब चल रहा है दुनिया में, लोग नहीं ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करना चाह रहे। आप में से कुछ लोग सिंगल बाय चॉइस हो सकते हो, आप कुछ लोग वेटिंग बाय चॉइस हो सकते हो, कुछ लोग तो बस अब भगवान के प्यार में पड़ चुके हैं, अब उनका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो अब चले गए, वो भगवान के चरण में ही है। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी एज प्रैक्टिकल एज आई कैन बी। जो बातें आपको संसार के लोग कह रहे हैं ना प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी जो बॉडी है, ये जो शरीर है, यही आपके साथ हमेशा नहीं रहता। ये कितना चेंज होता है ये देखो। कल आप कैसे थे, आज आप कैसे हो। कल से मेरा मतलब आज से 10 साल पहले आप कैसे थे, आज से 20 साल पहले। चलो आप में से कुछ लोग यंग हो, और ट्विन फ्लेम्स थोड़े यंग भी रहते हैं, उनको इतनी जल्दी एजिंग नहीं होती कईयों को। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि मान लो आप छोटे बच्चे थे, कभी ना कभी तो आप बेबी थे ना, पर आज आप बेबी नहीं हो, आप एडल्ट हो। यही इस शरीर का देखिए क्या अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक बच्चे से आप एक टीनेजर बने, प्यूबर्टी में आए, यूथ में आए, कुछ अब मिडिल एज में होंगे या कहीं भी होंगे, कुछ ओल्ड एज में चले गए। आप देखिए कैसे शरीर बदल रहा है। तो ये टेम्पररी शरीर है, इसका कुछ पता ठिकाना तो है ही नहीं। तो आप इस शरीर से कैसे अटैच हो सकते हो, इस शरीर के चक्रों में कैसे पड़ सकते हो, ये सवाल और ये इसका जवाब जो मैंने दिया ये प्रैक्टिकल है। लेकिन लोग आपको बाहर के वर्ल्ड में बार बार यही सिखाते हैं कि नहीं, ऐसे शरीर के पीछे ही पड़े रहो, बस शरीर ही सब कुछ है, आपकी फ़िज़िकल आइडेंटिटी ही सब कुछ है। और इसमें आपका नहीं, मतलब लोगों का जीवन निकल जाता है, पर वो चाहते हैं कि बाकी भी ऐसा ही जीवन जिएं। अब आप ऐसा जीवन नहीं जीना चाहते हो, आप भाग नहीं रहे हो अपने कर्तव्यों से, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। अच्छा, अब कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ओके, जो मैंने बुद्धा जी का एग्जाम्पल दिया वो रनर नहीं थे, वो एनलाइटनमेंट के लिए जा रहे थे, इसलिए मैंने कहा आज की डेट में उनको ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको तो ये अफोर्डेबिलिटी फैक्टर से सूट भी करता था, क्योंकि वो एक क्राउन प्रिंस थे। वो अपनी औलाद को इतनी ज़्यादा लग्जरीज में, इतने ज़्यादा वैभव में, वेल्थ में रख के गए थे एक तरह से, ठीक है। और उसके बड़े होने पे फिर वापस भी चले गए थे। पहले के लोग करते थे तपस्या इस तरह से, लेकिन हम आज की डेट में जिसमें कि बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वर्ल्ड में बेगरी इतनी ज़्यादा है, वर्ल्ड में ट्रैफिकिंग इतनी ज़्यादा है, वर्ल्ड में गरीबी, डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं आजकल के बच्चों को। और पिछले कुछ समय से, जो पिछले 20, 30, 40 सालों में एजुकेशन सिस्टम, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि ये राइट एजुकेशन नहीं है जो आजकल के बच्चों को मिल रही है।
और साथ में आप देखिए मीडिया इन्फ्लुएंस कैसा है, वातावरण कैसा दूषित है, कितना डिस्टॉर्टेड है। इट इज़ नॉट सेफ इन द सेंस, देखिए हर तरह से पोल्यूशन देख लीजिए, खाने पीने में मिलावट देख लीजिए, केमिकल कितना ज़्यादा है। तो ये कोई हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। तो फिर ऐसे में तो कर्तव्य उठाना ही पड़ेगा। अगर बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। बच्चे ही आपका मिशन बन जाते हैं, ये मैं उनको बोल रही हूँ जिनके बच्चे हैं। तो बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज उनको वो एजुकेशन नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं। आप ही अपनी संतान के गुरु हैं, सबसे पहले गुरु आप ही हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके गुरु, उनके टीचर जो उनको जीवन के सही लेसन्स दे सकते हैं, उनको एक बहुत ही सचियारा व्यक्ति बना सकते हैं। और अगर आपके नहीं हैं बच्चे, तो अब आपको इस वर्ल्ड में ऐसे रहना है, ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है कि आप जाने अनजाने आने वाली जनरेशन को, मैं तो कहूँगी जानबूझ के करो, कंट्रीब्यूट कर सको। ये जो अद्भुत अलौकिक चीज़ें आपके साथ हो रही ना इस वक्त, जो मिस्टिकल इंटरवेंशन हो रही है, ये आपको यही सब बताने के लिए हो रही है कि ये जो दुनिया है ना, इसमें बहुत चमत्कार होते हैं, ठीक है, और वो आपको पता चल सकते हैं। अगर आप एक मेटाफिजिशियन हो, इफ़ यू आर अ पर्सन ऑफ मेटाफिज़िक्स, तो आप सिर्फ फिज़िक्स के पीछे नहीं भागोगे। आपके सामने जो मैटर है, वो मैटर जो है वो माइंड से और सोल से ही क्रिएट हुआ है, यही आपको समझना है। तो पर्सनल सेशंस के लिए और रीडिंग्स के लिए, टैरो सेशन के लिए, थेरेपी के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़िए और उसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको फॉलो कीजिए। इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया देन यू हैव टू गेट माय बुकिंग डिटेल्स। अदरवाइज़ पेपैल लिंक उन लोगों के लिए वर्क करता है जो किसी और कंट्री में रहते हैं, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम। जय श्री राम।